नमस्कार। मानव का खुद को सजाने का जो आकर्षण है वो तो सदियों पुराना है। बिल्कुल। आज हम भारत में आभूषणों के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे बिल्कुल, शुरुआत से प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक। और ये सब देखेंगे कला और पुरातात्विक खोजों के जरिए। हम्म, इस चर्चा के लिए हम जो भी जानकारी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरातात्विक स्टडीज, पुराने ग्रंथ और प्राचीन कला के विश्लेषणों से ली गई है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि गहनों में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उनकी स्टाइल, वो कैसे विकसित हुई और ये भी कि उनसे हमें पुराने भारतीय जीवन और संस्कृति के बारे में क्या कुछ पता चलता है। हम्म, तो सबसे पहले ये आभूषण या गहना, इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो वो चीज जो शरीर की शोभा बढ़ाए, है ना। हाँ, अलंकार, आभरण, ये शब्द भी सुने हैं। इनका जिक्र तो शायद वेदों में भी है। सोने या रत्नों से बने अलंकारों के लिए। हाँ बिल्कुल, अलंकार, आभरण, ये शब्द पुराने और मतलब वही है शरीर को सजाना। और ये जो आभूषण पहनने की परंपरा है, ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, प्रागैतिहासिक काल तक जाती है। शुरू के मनुष्यों ने तो अपने आसपास जो मिला उसी का इस्तेमाल किया। मतलब जैसे घास, पत्ते, बीज, फल, यहाँ तक कि हड्डी, हाथी दांत, सीप, पत्थर। अच्छा, तो मतलब भारत में जो सबसे पहले गहने मिले वो कैसे दिखते थे? बात करते हैं पुरापाषाण काल की, वो समय जब मानव शिकारी संग्राहक था, खाने पीने की तलाश में घूमता रहता था। हाँ, तो सबसे पुराने जो पक्के सबूत मिले हैं वो एक तरह की वहनीय कला के रूप में है। शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं ना, उनसे बने हुए मनके ये कई जगहों पर पाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में पाटने नाम की जगह है, वहाँ करीब 25,000 साल पुराने मिले हैं। फिर भीमबेटका, मध्य प्रदेश, और चंद्रेसल, राजस्थान में तो शायद 38,000 साल पुराने भी। 36,000 साल, मतलब ये तो बहुत ही पुराना है। जी हाँ, भारत में करीब 41 जगहों पर ऐसे मनके मिले हैं जो 39,000 से 25,000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। इनका उपयोग माला बनाने में होता होगा। भीमबेटका में एक पुरापाषाणकालीन कब्र मिली थी, उसमें ऐसे मनकों की माला के कुछ हिस्से मिले हैं। और पाटने से जो छिलके मिले हैं उन पर तो आड़ी तिरछी लकीरों से कुछ नक्काशी जैसा भी है। अच्छा, नक्काशी भी। हाँ, ये दिखाता है कि उस जमाने में भी इंसान सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें कला और प्रतीकवाद की समझ भी आ रही थी। और भीमबेटका की गुफा कला का जिक्र भी जरूरी है यहाँ। वहाँ की जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स हैं ऊपरी पुरापाषाण काल की, उनमें बड़े बड़े जानवर और इंसानी आकृतियां दिखती हैं, हरे और गहरे लाल रंग में। बिल्कुल, और वो चट्टानों पर प्यालीनुमा गड्ढे भी हैं, पेट्रोग्लिफ्स जिन्हें कहते हैं। कौन जाने, शायद वो किसी तरह के अनुष्ठान या रीति रिवाज का हिस्सा रहे हों। दिलचस्प है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कांस्य युग की तरफ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व का समय। यहाँ क्या खास मिला गहनों के मामले में? देखिए, यहाँ आकर तो सामग्री और तकनीक दोनों में एक बड़ी छलांग नजर आती है। जबरदस्त बदलाव है। सोना, चांदी, तांबा तो था ही, साथ में फाइंस। फाइंस, ये क्या चीज है? ये एक तरह की आप कह सकते हैं चीनी मिट्टी जैसी चीज होती है जिसे पकाकर चमकीला बनाया जाता है। तो फाइंस, टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी, हाथी दांत और तरह तरह के कीमती पत्थर, मनके, इन सब का इस्तेमाल होता था। और वो जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। हाँ हाँ, वो मशहूर मूर्ति, उसके एक हाथ को अगर आप देखें तो वो पूरा कंगनों से भरा हुआ है, ढेरों कंगन पहने उसने। वाह। और इस समय तक गहने बनाने के लिए सांचों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था, तकनीक विकसित हो रही थी। तो कुछ खास चीजें जो मिली, जैसे हार, कंगन, हाँ बहुत कुछ मिला। मोहनजोदड़ो से एक बहुत खूबसूरत हार मिला है, जेड पत्थर और सोने का, कई लड़ियों वाला। कंगन तो बहुत मिले हैं, अलग अलग धातुओं के भी और मिट्टी के भी, खास तौर पर खूब अच्छी तरह पकाई गई मिट्टी के कंगन, जिनके बारे में कहते हैं कि वो खनकने पर धातु जैसी आवाज करते थे। अच्छा। मिट्टी के कंगन जो धातु जैसे खनके, कमाल है जी। फिर सिर पर पहनने वाली सोने की पट्टिकाएं भी मिली हैं, जैसे वो योगी वाली मूर्ति पर दिखती है। कान के गहने भी मिले हैं, ज्यादातर जो स्त्री मूर्तियां हैं उन पर दिखाई देते हैं। और चन्हुदुड़ो जैसी कुछ जगह तो मनके बनाने के बड़े केंद्र थे। उन मनकों पर भी डिजाइन होते थे, लकीरें, बिंदु वगैरह। तो ये तो हुई सिंधु घाटी सभ्यता की बात। इसके बाद क्या बदलाव आए?
क्या हमारे पुराने ग्रंथ कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। वैदिक ग्रंथ हैं, फिर रामायण, महाभारत, इन सब में गहनों का जिक्र आता है। और सिर्फ धातुओं का ही नहीं, इनमें फूलों, बीजों, लकड़ी, सीप, हड्डी वगैरह से बने गहनों का भी उल्लेख है। अच्छा, मतलब प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल जारी रहा। हाँ, जारी रहा। कुछ पुराने नाम भी मिलते हैं हमें इन ग्रंथों में, जैसे कान के गहनों के लिए कुंडल, कमरबंद के लिए मेखला और पैरों के पायल या घुंघरू के लिए नूपुर। और मूर्तियों में ये सब दिखता होगा? हाँ, बिल्कुल। जो हमारी पुरानी मूर्तियां हैं, भरहूत, सांची, अमरावती की कला, अजंता के चित्र, उनमें लोगों को तरह तरह के गहने पहने हुए दिखाया गया है। तांबा, लोहा, हाथीदांत, पत्थर, सोना, चांदी, मणि, कई तरह की चीजें इस्तेमाल होती थीं। तो क्या ये गहने सिर्फ सजने संवरने के लिए ही थे या इनका कोई और मतलब भी था? नहीं, सिर्फ सजने के लिए नहीं। इनका सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि धार्मिक महत्व भी था। ये पहनने वाले की पहचान, उसके स्टेटस के बारे में बताते थे। त्योहारों और खास मौकों पर तो सभी लोग पहनते थे, अमीर, गरीब, हर वर्ण के लोग। हाँ, ये जरूर है कि बाद के समय में ये धीरे धीरे धन दौलत और वैभव दिखाने का जरिया भी बन गए। हाँ, वो तो शायद आज भी है कुछ हद तक। जी। और आप देखिए, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, पाणिनि और पतंजलि जैसे विद्वानों के ग्रंथ हैं, उनमें भी खास खास तरह के आभूषणों का जिक्र मिलता है। और फिर जैसे जैसे समय बीता होगा, अलग अलग इलाकों के अपने खास गहने भी बने होंगे, क्षेत्रीय विविधताएं। हाँ हाँ, बिल्कुल। समय के साथ क्षेत्रीय शैलियाँ खूब विकसित हुईं। जैसे आप देखिए, सिर पर पहनने के लिए कहीं बोर चलता है, कहीं शीश फूल। गले में कहीं हसूली पहनी जाती है, कहीं तिमणियाँ। कान में कर्णफूल, झुमके, हाथों में कड़ा, कंगन, उंगलियों में अंगूठी या बिंटी, हथफूल, पैरों में पायल, पाजेब, नूपुर, नाक में नथ, कील, कांटा, कमर में करधनी या कमरबंद। हाँ, नामों और डिजाइनों की तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, रिवाज हर जगह था। फर्क बस डिजाइन का, नाम का या फिर इस्तेमाल होने वाली धातु या पत्थर का होता था। किसी के पास सोना चांदी था, किसी के पास कम कीमती धातुएं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कह सकते हैं संक्षेप में? यही कि आभूषण या गहने पहनना जो है, वो मानव स्वभाव का, उसकी अभिव्यक्ति का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा रहा है। ये कहानी शुरू हुई पूरा पाषाण काल में, जब इंसान ने प्रकृति से मिली चीजों, सीप, पत्थर, हड्डी का इस्तेमाल किया। हाँ, और फिर ये विकसित होकर प्राचीन सभ्यताओं की उस जटिल, उस खूबसूरत धातु कला तक पहुंची जिसके बारे में हमने बात की। बिल्कुल। और ये गहने सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाते, ये हजारों सालों से भारत की तकनीक, उसके समाज की बनावट, लोगों के विश्वास और उनकी खूबसूरती की समझ को दर्शाते आए हैं। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने ये तो देखा कि गहने बनाने की सामग्री कैसे बदली, वो सीप और अंडे के छिलकों से शुरू होकर सोने और रत्नों तक पहुंचे। लेकिन क्या वो जो मूल मानवीय इच्छा है, खुद को सजाने की, अपनी पहचान बताने की, क्या वो वाकई बदली है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद जब हमारे आज के जमाने के आभूषणों को देखेंगे, हमारी घड़ियां, हमारे स्मार्ट बैंड्स, हमारी फैशन ज्वेलरी, तो वो उनका क्या अर्थ निकालेंगे? हाँ, सोचने वाली बात है। चले इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।